अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में आपको मैं लेकर गया था ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। ठीक है। सबसे पहले जो हमने अपनी लास्ट क्लास स्टार्ट की थी वो किसी इस पे से ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपने मेरी जो क्लास लेनी है वो हमेशा आपने लैपटॉप या सिस्टम पे लेनी है। मेरी क्लास मोबाइल पे आपने नहीं लेनी, क्योंकि पोर्टल को एक्सेस करते हुए, पोर्टल को नेविगेट करते हुए कुछ लिमिटेशंस होती हैं अगर आप मोबाइल के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने पोर्टल पे आपको अकाउंट बनाना सिखाया था। एक नज़र हम उसे दोबारा देख लेंगे। ये पोर्टल ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए एक ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक्साइज टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं। तमाम टैक्स की रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल के थ्रू होती है। जस्ट लाइक पाकिस्तान में आइरिस एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, वेबसाइट है जिस पे जाके आप पाकिस्तान में इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन करते हैं या रिटर्न फाइल करते हैं। इसी तरह यूएई में ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए इस यूआरएल पे जाके आपने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी होती है इस प्लेटफॉर्म पे। ये जो ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए है, ये इमारत टैक्स, ये फेडरल टैक्स का पोर्टल है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप जब पोर्टल पे अकाउंट बनाते हैं, पोर्टल पे अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो गई है। पहले आप पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, वैट रजिस्ट्रेशन, वो बात की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप सबने ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए पर अकाउंट बना लेना है। इसके बाद ये मैंने आपको अपनी क्लास में, लास्ट क्लास में इस सबको टास्क दिया था कि आपने इस पोर्टल पे ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए पे अपना अकाउंट बना के आना है। कई स्टूडेंट नहीं बना पाए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आए हैं। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम एक आई है, वो आया था अफशां को। अफशां, यस सर। क्या प्रॉब्लम आया था? अच्छा, ये तो आप में से जो भी इस पोर्टल को देखेगा ना, ये आप देखिए सर यहाँ पे। साइन इन का प्रॉब्लम आ रहा था। एक सेकंड, आपने अकाउंट बना लिया था। अकाउंट कहाँ पे बनाएंगे? ये नीचे वाला जो पोर्शन है नॉन यूएई पास यूजर में, आपने इस पे जाना है। ऊपर वाले पे क्यों नहीं जाना? लेटर ऑन हम पढ़ेंगे यूएई पास क्या होता है, लेकिन अभी तक आप इतना देखें, नॉन यूएई पे पास यूजर पे जाके आपने साइन अप हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं, पहले आप पहली दफा अगर आप फेसबुक पे गए हैं तो क्या करेंगे? साइन अप करेंगे या लॉग इन करेंगे? साइन अप करेंगे, अकाउंट साइन बनाएंगे, इन करेंगे। लॉग इन उसके बाद करेंगे। ठीक है। तो इधर आपने सबसे पहले साइन अप करना है या क्रिएट अकाउंट बना करना है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्शन है। ईमेल एड्रेस में क्या लिखना है? आप सबने अपना ईमेल लिखना है। पहले नेम में क्या लिखना है, लास्ट नेम में क्या लिखना है। फर्स्ट नेम इन अरेबिक, लास्ट नेम इन अरेबिक। कंट्री कोड चूज करके अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड लगाना है आपने। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। ये पहला स्टेप है हमारा पढ़ते सर हुए। ये जो सबसे पहले हमने इस पोर्टल पर अकाउंट बनाना है। जी। अच्छा, आपका क्या सर ये प्रॉब्लम था? जो पहले आप जरा मुझे अरबिक अपना प्रॉब्लम सर बताइए। मेरे सर पास मेरे सिर्फ पास जब सिर्फ मैं जब मैं लॉग इन लॉगिन कर कर रही रही हूँ, हूँ अपना अपना मेलिंग मेलिंग आईडी आईडी डाला डाला है, है, उसके उसके बाद लॉग इन कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, पहले आपने इसे साइन अप कर लिया, क्रिएट अकाउंट यहाँ पे जाके कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। जी इस पे लिखा हुआ है वेलकम टू टेस्ट टेस्ट फाइलिंग। फाइलिंग। उसके बाद मुझे ये बताएं, आपको ईमेल पे ईमेल आई? नो सर। नहीं, आपको ईमेल आएगी। आप ये वाला प्रोसेस करेंगे। आपको जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाती हैं, आप जी उसके बाद आपको ईमेल पे एक कोड आता है। ठीक है, वेरिफिकेशन ईमेल आती है, आपने वहां से वेरीफाई करना होता है। सेम वे में आप इसको सब ने। कैसे वेरीफाई करेंगे सर? ये ये हो कोड सकता कहाँ है। डालेंगे? अच्छा, आपको एक ईमेल आएगी, आप ये वाला सारा सारा प्रोसेस करें।
इसको फिल करें फॉर्म को, और आप सब भी, चाहे किसी की पहली क्लास है, लास्ट क्लास है, सबसे पहला जो स्टेप है वो इस पोर्टल पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपने ये सारा प्रोसेस जब किया, आपने इसे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो क्या मैसेज आया? ओके, अच्छा अपना ईमेल दें मुझे, चैट में लिखें इधर ही, हम आपका अकाउंट बनाते हैं। ओके ओके सर। ओके, बाकी पे अगर किसी ने नहीं बनाया तो साथ साथ बना लें। ओके, 5 मिनट लगाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मुझे इधर अपनी डिटेल दें। तो इसमें है कि एक मतलब ईमेल वेरीफाई कर दे, वो मे बी ईमेल लिखते हुए कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से मिल रहा है। रोमन, चैट में आपकी दे आवाज़ दिया मैंने। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आती है। अच्छा अफशा, आपके पास मोबाइल नंबर वगैरह है? वो मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेटली सेंड करें, रेदर देन इधर आप चैट में हैं तो डेफिनेटली सेंड नहीं कर सकेंगे। ओके। ओके ठीक है, मैं प्राइवेसी के लिए स्क्रीन, आप सब लोग इस पोर्टल पे मौजूद है ना, ये जो स्पेशली नए स्टूडेंट्स हैं, हशाम वगैरह, क्या नाम है, हसामुद्दीन, सरमद, तलहा, मोहम्मद तलहा, सब इस पोर्टल पे हैं। स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज पहली क्लास है, लास्ट क्लास उन्होंने नहीं ली थी, इस पोर्टल पे आए प्लीज़। सर अपना सर नंबर अपना नंबर दोबारा से शेयर कर देंगे? हाँ जी, मैं अपना नंबर ये चैट में दोबारा सेंड कर रहा हूँ, ये प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा नोट कर लें। +97150980351। हसामुद्दीन अवेलेबल हैं? यस सर, आई एम अवेलेबल। इस मैं पोर्टल पे आपने पोर्टल अकाउंट पे बनाया हुआ है? सर नहीं बनाया, फर्स्ट क्लास पे आज तो मैंने अभी ओपन किया है। तो मैं बनाए ना वही सर, जी बना रहे हैं वही अभी कर रहा साथ था साथ। सर। ठीक यस है, सर। मोहम्मद तला, हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा भी आज पहला दिन है। कल मैं ट्रेवल कर रहा था तो पहली क्लास नहीं ले पाया अनफॉर्चुनेटली। अब मैं इस साइट ओपन किए, अकाउंट मैंने बनाना है, इस पे साइन अप करना है। इज इट द सेम वे एज इट इज जी जी ऑन डेस्कटॉप? जी जी। आईपैड में भी उसी तरह इसका होता है सिस्टम जो इनके वो है, फंक्शनलिटी है किस पे सॉरी? आईपैड पे? आम आईपैड पे भी सेम ही आएगा। अच्छा जी। लाइक डेस्कटॉप पे जिस तरह आता है। हाँ जी। तो इसमें अब सर ये वाला भी साइन ये इन आ रहा विद है। यूर ई पास का मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है, दूसरा नीचे नहीं, क्रिएट यूएई एन पास वाले अकाउंट। को डिलीट कर दें, यूएई पास वाले को इग्नोर कर दें, उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, अदर देन नन यूएई पास यूजर्स। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, फायदा नहीं है। एक सेकंड, मैंने बस वो इसलिए स्क्रीन को थोड़ा हाइड किया है क्योंकि अब अफशां की उसमें मोबाइल नंबर वगैरह उन्होंने देना है, वो मैंने पर्सनल डिटेल डालनी है, उनका ईमेल वगैरह, तो मैंने इसलिए उसको हाइड किया हुआ है। सर ये जो अरबिक नेम आ रहा है, ये अरबी में लिखना है या इसको भी इंग्लिश में ही अच्छा, ये तो कर सकते अरबी में लिखते हैं। अरेबिक के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप ऐसा करें, या तो आप अरेबिक टाइपिंग, अरेबिक कीपैड यूज़ कर लें, या आप लिखें गूगल अरेबिक टूल्स। गूगल अरेबिक टूल पे जाए ना, तो ये एक गूगल अरेबिक टूल्स लिख के गूगल करें, ये एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप अगर फैज़ान लिखना है, एफ जो अल्फाज मिलते इतने इधर फे दे दिया, ठीक है, आई डी ज़ाद वगैरह इधर से निकलते हैं, अलिफ, ठीक है, आप इसके थ्रू लिख सकते हैं गूगल अरेबिक टूल्स। सर तो मैंने मैंने पर्सनल पर्सनल पे सेंड कर दिया आपको। ठीक है, मैं आपका इनका मैं अकाउंट बना लूँ ज़रा जल्दी से। अरे सर आप अपना यूज कर लें ताकि हम भी तो सीख लें कुछ। अच्छा, इनका मैं सर आपको बताऊंगा, उस पर भी अपना भी मैंने आपको दिखाया है, इनका भी दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, बस थोड़ा सा हौसला रखें ना आप।
बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा, साथ रहिएगा अपना। ओके, मैं ये स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। नंबर मैं इनका बीच में बाद में डालता हूँ, ठीक है, फॉर प्राइवेसी। बाकी आपको दे दिया। ईमेल ऊपर आपने डालना है, आप सबके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए ईमेल डालना। ईमेल आप सबका अपना अपना है। फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, लास्ट नेम इन इंग्लिश। अरेबिक टूल्स के लिए मैंने आपको बताया, अरेबिक यूज़ करनी है आपने। ठीक है, नून होना तो अरेबिक में है नहीं। भाई इधर लिख भी सकते हैं, मतलब राइट भी कर सकते हैं, फिर वो नीचे दे देते हैं। नहीं, आप दोबारा बोलें प्लीज़। मैं कह रहा हूँ कि ये राइट भी कर सकते हैं, मार्कर हो ना, तुम राइट भी कर सकते हैं, तो राइट करके ऊपर दे देते हैं। जी, अगर इस तरह से हो जाता है तो आप वो यूज़ करें ऑप्शन, ठीक है। पासवर्ड आपको रूल पता है, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिक्सचर होना चाहिए। ये देख लें, वो एक भाई साहब से वो कह रहे थे कुछ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी कुछ सीख लें, तो ये देखें, ये आपके सामने है। आई बिलीव कि ये तमाम चीज़ें आप खुद डाल सकते हैं। ये अच्छा, अब अगर चौधरी सिंगल नेम है तो आप ट्रांसलेट। ऐसा करें, ये एक सेकंड, एक और रूल याद रखें। अगर आपका सिंगल नेम है तो फिर आप दोनों जगहों पर एक ही डाल दें। और अगर किसी के 3 लेटर नेम है, मोहम्मद फैज़ान अली, आपने फर्स्ट नेम इन अरेबिक में लिखना है मोहम्मद, बाकी सारा लास्ट नेम में डालना है, ठीक है। देख लिया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ये चौधरी को क्या ट्रांसलेट करेगा? ये कोई सही नहीं बन रहा मेरे ख्याल से, वो टूल में अरबिक में। हाँ, ये अब आप देख लें कि किस तरह से उसको किया जा सके, कोई मिलता जुलता रख लें। अच्छा, डेफिनेटली अब चे अरेबिक में होती नहीं है। आप राइट कर ले भाई, राइट कर ले माउस के साथ, चौधरी लिखने नीचे नहीं नहीं, देखें, नहीं नहीं, आप उसको राइट ना करें, वो अरेबिक में रीड नहीं करेगा। ओके जी, तमाम डिटेल मैंने डाल दी हैं, पासवर्ड कंफर्म किया, कोड डाला, इधर तक आप सब लोग मेरे साथ हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अच्छा, टेक्स्ट नोटिफिकेशन टू इंटरनेशनल नंबर इज डिसेबल्ड, नॉट अ बिग इशू, ओके कर दें। अब आपने अफशा इधर आप देखें, आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन आई होगी, कोड आए आपको ईमेल पे, चेक करती हूँ सर। ठीक है। आप सब ने, अच्छा, ये ईमेल बाज़ का टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट आता है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहें, किसी और टाइम आ जाएगा, ठीक है। सर इधर अभी नहीं तक आया। इस, नहीं आ जाएगा, देखिए अगर आता है तो 4-5 मिनट में। आप सब लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन इस प्रोसेस के हवाले से? नो सर, यू मे कंटिन्यू। हो गया सबका, आसाम हो गया? सर इंटरनेट इशू है, ईमेल में कोड आया है वो ओपन नहीं हो रहा।
बाकी जो प्रोसेस है वो हो गया ऑलमोस्ट। ओटीपी के वेट में वो अभी। ओके, ज़्यादातर के कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी ना कर चुका हूँ, प्लीज़ हैंड रेज कीजिएगा, सिर्फ जो इस पोर्टल पे अकाउंट नहीं बना सके या कोई प्रॉब्लम आया उन्हें। सर ये बताइएगा कि जो जो एमरेट्स आईडी कार्ड्स हैं उनके ऊपर फादर नेम साथ ही होता है, जिस तरह मोहम्मद रिजवान अली और मोहम्मद अली हुसैन, ठीक आप है? पहले में पहला लफ्ज़ जो है, पहला आपका नाम कैसा, वो पहले फर्स्ट नेम में डालें, बाकी सब लास्ट नेम में डालें। यानी कि फादर नेम भी जितना भी लंबा होगा वो सारा लास्ट नेम में आएगा, वो सारा लास्ट नेम में आएगा। यानी कि वो फादर नेम को हमने ख़त्म नहीं करना वहाँ से। बिल्कुल। चलें ठीक है। तो पोर्टल है ना, इसमें वैसे आप अपनी मर्जी से डालते हैं, ये वाला जो नाम है इसमें सिर्फ जिस नाम से आपको चाहते हैं कि आपको एड्रेस किया जाए वो लिखना है। जिस नाम से आप चाहते हैं आपको एड्रेस किया जाए, ये आपने पहली जगह पे पहले अकाउंट में सिर्फ वो लिखना है। ओके। ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं है, वो जब हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करेंगे आगे प्रोसेस में, वहाँ चीज़ें एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। वहाँ तो सर अगर ट्रेड इससे लाइसेंस पे जो लिखा होगा जी सेम एग्जैक्ट वही हम लिखेंगे ना? बिल्कुल जी, वो आगे आएगा। अभी आपने फर्स्ट अपने लिए पोर्टल बना रहे हैं, जी जी अपना इंट्रोडक्शन आप खुद करवा रहे हैं। ठीक हो। ओके, ये देखा, अब इनका कोड आ गया। ठीक है, ये मैम आपका अकाउंट बन गया। ठीक है, ये हमने बना दिया, ये मैंने बना दिया, लेकिन ये आप लोगों को खुद आना चाहिए। अब आपने लॉगिन करना है। पासवर्ड क्या है? ईमेल आपके पासवर्ड पास है, और पासवर्ड मैंने आपको, अच्छा अब होता पता है कि पहली दफ़ा, मुझे नहीं पता कि ये इसका इशू की रीज़न क्या है, लेकिन पहली दफ़ा जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो ये पासवर्ड ठीक से रीड नहीं करता, पासवर्ड का एरर देता है। यानी आप लॉग इन करेंगे, आपका पासवर्ड ठीक होगा, लेकिन वो इसके बावजूद एरर देगा। तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, ये आपके सामने है, सारी स्क्रीन आपके सामने है। मुझे बताएं, अगर किसी का पासवर्ड नहीं ओपन होता क्या करेंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे? सर मेरा अकाउंट बना हुआ है लेकिन मैं अपना कर रहा हूँ ना, तो इन क्रीडेंशियल इनवैलिड हाँ, क्रीडेंशियल तो दे क्या रहा है। करेंगे अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल आता है, क्या करेंगे आप सब लोग? सर फॉरगेट पासवर्ड करके ट्राई करें। फॉरगेट पासवर्ड करें और नया पासवर्ड मंगवा लें। ठीक है, ये सबसे पहली वो सही। प्रैक्टिस है जो हम लोग करते हैं। इसके बाद हम इस पोर्टल में लॉग इन हो जाते हैं। हाँ जी, पहुंच गए आप लोग इधर। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस पर क्रिएट नहीं किया, उन्होंने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले क्रिएट कराना है। ठीक है, ये वो पोर्टल है जिस पे हम तमाम तर रजिस्ट्रेशन करते हैं। लास्ट क्लास में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में नहीं थे, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड कर देगा, मेरी प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर देगा। आप सब ने वहाँ से क्लास अच्छी तरह से, मेरा पिछला लेक्चर अच्छी तरह से सुनना है। मीनवाइल, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस पोर्टल पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ, हम ज़रा थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हैं, उसके आगे चलते हैं। अच्छा, इस पोर्टल की जो प्रैक्टिस है सही, वो तो हम तब कर सकेंगे जब आप सब लोग रेडी होंगे, पोर्टल पे अकाउंट बना लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उस पोर्टल पे हमने क्या करना है? पोर्टल पे हमने जाके कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, वैट की रजिस्ट्रेशन करवानी है, एक्साइज टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। यूएई में मेजर दो तरह के टैक्स हैं। यूएई में
दो तरह के टैक्स हैं, एक है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्स। ये चीज़ें मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस इन प्रॉफिट पे लगता है, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स इज जस्ट लाइक शेयर टैक्स इन पाकिस्तान। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स किस यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है। क्या फ़र्क था? मैंने लास्ट क्लास में जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे मैंने क्या बताया था कॉर्पोरेट टैक्स में और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है? कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है? कॉर्पोरेट टैक्स लगता है बिजनेस प्रॉफिट्स पे, इनकम टैक्स सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट पे नहीं होता, वो पर्सनल इनकम पे भी लगता है, वो सैलरी की इनकम पे भी लगता है। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है 9%। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है 9%, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स ये, अच्छा एक चीज़ ये है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बिजनेस के प्रॉफिट पे लगता है। मैंने एक साल में, मेरी कंपनी ने 10 लाख dirham प्रॉफिट कमाया, 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 9% कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, या आपने सेल टैक्स पाकिस्तान में सुना होगा। होता यह है कि आप जाते हैं दुकान पे पत्ती का डब्बा लेने, 100 रुपये पत्ती का डब्बा है, उसके ऊपर आप देखते हैं 100 रुपीज़ प्लस 18% सेल टैक्स, ऐसे लिखा होता है। 100 रुपये का पत्ती का डब्बा आपको 118 रुपये का मिलता है, 18 रुपये ऊपर क्या है? सेल टैक्स। जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है या इनकम टैक्स होता है वो अर्निंग पे आता है, वो प्रॉफिट पे होता है। आपने 100 dirham प्रॉफिट कमाया, 9% कॉर्पोरेट टैक्स था, 100 इंटू 9%, 9 dirham सेल टैक्स बन 9 dirham कॉर्पोरेट टैक्स बन गया, वो प्रॉफिट पे है। लेकिन सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स ये कंजम्पशन की स्टेज पे होता है। आप पत्ती का डब्बा लेने जा रहे हैं, आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं, कुछ कमाने नहीं जा रहे, उस वक्त आपको सप्लायर को देना पड़ते हैं, ये वाले पैसे दुकानदार को देने पड़ते हैं। एक और डिफरेंस ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवाया जाता है, उनके पोर्टल पे जाकर रिटर्न फाइल करते हैं आप, और डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। लेकिन जो सेल टैक्स है, जो वैल्यू एडेड टैक्स है, वो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे होते, वो आप दे रहे होते हैं दुकानदार को। ठीक है, आप पत्ती के डब्बे खरीदते हुए पे करते हैं। सेल टैक्स और वैट में क्या डिफरेंस है, लेकिन वो हम जो वैल्यू एडेड टैक्स का मॉड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे तो तब पढ़ेंगे। हम पहले क्या पढ़ने लगे हैं? पहले हम पढ़ने लगे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। एक एक्साइज टैक्स भी होता है। एक्साइज टैक्स एक थर्ड चीज़ है। जो एक्साइज टैक्स है वो लेवी किया जाता है ऑन ऐसी चीज़ों पे जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं, मिसाल सिगरेट, अल्कोहल, एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शीशा, इन चीज़ों पे एक्साइज टैक्स लगाया जाता है। लेकिन हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉर्पोरेट टैक्स से। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है 9%। अच्छा, अब सवाल क्या है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किसने करवानी होती है। कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किसने करवानी होती है, इससे पहले हमने ये डिस्कस करना है कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई किस किस पे होता है। अप्लाई किस किस पे होता है? फर्ज करें आप पाकिस्तान में रहते हैं, कभी ऐसे हुआ कि आपको नुस्खा आ गया हो यूएई की तरफ से, आप घर में बैठे हुए हो, आपको कहा गया हो आप पे यूएई का टैक्स अप्लाई होता है 9%? कभी नहीं हुआ ना ऐसे, क्योंकि आप पे यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स जब आप पाकिस्तान में रहते हैं आप पे अप्लाई नहीं होता। जब आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं आप पे यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स किस किस पे लगता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। यहां से हमारा लेक्चर शुरू होगा। हम ये देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है। ये मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसका मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दूंगा मजीद डिटेल में जाने से पहले। यूएई में जुडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन, हर जगह दो तरह के शख्स होते हैं। एक होता है कानूनी शख्स जुडिकल पर्सन, एक होता है नेचुरल पर्सन। जुडिकल पर्सन या कंपनी, अगर किसी को इसका डिफरेंस नहीं पता तो मेरे लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुने। कॉर्पोरेट जो जुडिकल पर्सन है, जो भी कंपनी है, वो दो सूरतों में यूएई की टैक्स रेजिडेंट कहलाएगी। अच्छा, इससे पहले मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था और मैंने सबको कहा था एज इट इज़ याद रखना है। क्या जुमला था वो?
वो जुमला ये था कि जो भी पर्सन यूएई का टैक्स रेजिडेंट है उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट है उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है, और जो भी बंदा यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ यूएई सोर्स इनकम पे यूएई में एक्सक्यूज टैक्स मी देना है। सर, जी सर मैं अलाउड टू इंटरप्ट? जी 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 बोलें। ये रेजिडेंट की क्या डेफिनेशन है? कौन बंदा आते रेजिडेंट हैं कहलाएगा? आते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया, अभी इस जुमले को आपने एज इट इज याद रखना है, ठीक है। टैक्स रेजिडेंट क्या होता है आगे पढ़ाता हूँ। पहला जुमला, जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा उसने सिर्फ यूएई सॉफ्ट इनकम पे टैक्स देना है। अच्छा, अब ये वैसे हमारा कल का लेक्चर है, लेकिन इतने ज़्यादा एक तो कुछ नए स्टूडेंट भी थे कि मुझे रिवाइज करवाते हुए, नॉर्मली मैं सिर्फ 10 to 15 मिनट लगाता हूँ रिवाइज करवाते हुए, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक टाइम लगाना पड़ रहा है लास्ट लेक्चर को रिवाइज करवाते हुए। अच्छा, जुमला मैंने ऐसे ही बोल दिया, टैक्स रेजिडेंट और टैक्स नॉन रेजिडेंट। टैक्स रेजिडेंट पर्सन वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूएई में टैक्स देगा, टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ यूएई शॉर्ट इनकम पर यूएई में टैक्स देगा। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई टैक्स रेजिडेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जुडिकल पर्सन के केस में, कंपनी के केस में, जो भी कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेट हुई है वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। जो भी कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेट हुई है, यूएई की अथॉरिटीज के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। या अगर वो कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वो अफराद जो उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग करते हैं वो यूएई में मौजूद हैं, जहां से फैसले करते हैं, दोनों सूरतों में कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट कहलाएगी। कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है या कंपनी तो किसी और मुल्क में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है या इंग्लैंड में है, लेकिन मेरी कंपनी है, मैं यूएई में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से उसके फैसले करता हूँ, दोनों कंडीशन में वो कंपनी, वो जुडिकल पर्सन यूएई का टैक्स रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। अब आगे नेशनल पर्सन के केस में, नेशनल पर्सन के केस में जो बंदा यूएई में बिजनेस करता है और उस बिजनेस से 1 मिलियन दिरहम से ज्यादा की इनकम कमाता है, लेकिन बिजनेस में सैलरी शामिल नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जॉब करता है तो वो बिजनेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है। अगर मैं यूएई में कोई काम करता हूँ और उधर से आने वाले पैसे मैं नेशनल सेविंग स्कीम में रखवा देता हूँ या गोल्ड में रखवा देता हूँ या अपना कोई स्टूडियो ले लेता हूँ, कोई अपना फ्लैट ले लेता हूँ, तो इसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, ये वाली चीज क्यों निकाली गई। हाँ जी, ये वाली चीज क्यों निकाली गई है? जो 3 टैक्स दी गई कि थे बिजनेस में नहीं आती ये चीजें, ये क्यों बताई गई? सर क्योंकि सैलरीड पर्सन सैलरी होती है उसकी, वो बिजनेस नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग अच्छा, रियल। मैं एक बात सबको कहूँ, स्पेशली नए स्टूडेंट्स को, मैंने आपको बताया कि लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं चीज़ें, ठीक है। अब मेरा लास्ट लेक्चर एक तो आप अपलोड होने दें, आपने अच्छी तरह से सुनना है, ठीक है, वरना बड़ा प्रॉब्लम बनता है स्टूडेंट्स को। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे पता चलता है कि आपको तो सब कुछ स्क्रैच से बताना पड़ेगा। मैंने एक जुमला बोला, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, यूएई में इनकम टैक्स नहीं है। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, यूएई में इनकम टैक्स नहीं है। अहमद रजा, मैंने क्या डिफरेंस बताया था कॉर्पोरेट टैक्स में और इनकम टैक्स में लास्ट क्लास में? सर कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है कि जो बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर लगता है, और इनकम टैक्स वो होता है कि जो सैलरी पे लगता है मोस्टली। तो इसलिए यूएई में जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है, नहीं, सैलरी पे इनकम नहीं टैक्स लगता। कहलाता एक मिनट, इनकम टैक्स पर्सनल इनकम पे लगता है। पाकिस्तान में इनकम टैक्स है। आप सैलरी लेते हैं तो अक्सर ऐसे होता है ना कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, वो बीच में से माइनस हो के आपको 95,000 समथिंग मिलता है। वो हालांकि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपकी पर्सनल इनकम है, आपसे सैलरी है, बिजनेस नहीं है। वहां पे पाकिस्तान में इनकम टैक्स मौजूद है। इनकम टैक्स मुराद वो जो एक बंदे की पर्सनल इनकम पे लगे, कॉर्पोरेट टैक्स जो सिर्फ बिजनेस पे लगे।
अब ये जो डेफिनेशन बनाई गई, ये क्यों बताई गई, ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये 3 चीजें बिजनेस में नहीं आती। सुने, ये मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं, बट स्टिल आई विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। ऐसे होता है ना, पाकिस्तान में कोई भाई साहब नौकरी करते हैं, वो कहते हैं यार पैसे अच्छे आ रहे हैं, क्यों ना मैं एक बैरिया टाउन में प्लॉट भी ले लूं, क्यों ना डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक प्लॉट ले लूं, यार पैसे बच जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, लोग घर बना के सेविंग करते हैं, कई लोग नेशनल सेविंग स्कीम में पैसे रखवा के सेविंग करते हैं, प्राइस बॉन्ड, कई लोग प्राइस बॉन्ड ले लेते हैं सेविंग करने के लिए। तो इसी तरह से कई लोग घर बना लेते हैं, घर बना के रेंट पे दे दिया। ये वो चीज़ें थीं। अब मसला ये आया कि जब यूएई ने कहा कि हम कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे, इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो पता कैसे चलेगा ये बिजनेस है या नहीं। एक बंदा कहता है मैंने घर लिया हुआ है और वो मैंने रेंट पे लगाया हुआ है। अब आप तो कह सकते हैं कि ये वाला बंदा बिजनेस कर रहा है। एक बंदे ने गोल्ड में सेविंग रखी हुई है, गोल्ड महंगा होता है, गोल्ड बेच देता है, आप कहेंगे कि भाई ये वाला बंदा तो बिजनेस कर रहा है, कह सकते हैं ना। तो कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये पर्सनल इनकम है या बिजनेस है। यहां पे 3 चीजों को एक्सप्लिसिटली बिजनेस की डेफिनेशन से निकाल दिया गया। सैलरी, अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट जॉब कर रहा है तो वो डेफिनेटली बिजनेस नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई 1 टाइम या 2 टाइम कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कोई 1-2 अदद आपने विला रखे हुए हैं, घर रखे हुए हैं, फ्लैट रखे हुए हैं, रेंट पे दे दिए हैं, तो दैट इज नॉट बिजनेस। और इसी तरह से पर्सनल इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट गोल्ड में की हुई है या सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया है, ये चीज़ें बिजनेस में नहीं आती। ठीक है, एक्सक्यूज इधर मी से आप सर, जितना मर्जी। जी सर एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन? मैं यस यस, बहरैन में आप रहता उधर ही। हूँ। अच्छा, मेरी क्लास में आपने अगर रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, माइक ऑन करना है, क्वेश्चन पूछना है और ऑफ कर देना है। ठीक है, दैट शुड बी द वे। ओके सर। जी, सर मैं सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बहरैन में रहता हूँ, अब यहाँ पर रियल स्टेट करते हैं, तो उसमें भी आपको इनको, एम आई ऑडिबल सर? हेलो दोबारा पूछना प्लीज, आपकी आवाज़ हेलो। बीच में नहीं थी, आपकी आवाज़ बीच में नहीं आ रही थी। एम आई ऑडिबल नाउ? यस, अभी आ रही है मेरी आवाज़ सर? जी जी, अब आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप बहरीन के, मैं जीसीसी के ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज होती है लाज में। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं कॉर्पोरेट लॉ में काम कर रहा हूँ इधर बहरीन में। तो यहाँ पर सर जब हम ट्रेड करते हैं रियल स्टेट में, तो रियल स्टेट में आप चाहे छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करें, चाहे जहाँ से करें, लेकिन आपको पहले इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। और जब कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो अब बहरीन इनकमिंग टाइम डेफिनेटली वो कॉर्पोरेट टैक्स का, उनका भी, ये बहरीन का भी यहाँ पर सिस्टम तैयार हो रहा है कॉर्पोरेट टैक्स का भी। तो फिलहाल यहाँ पे वेट सिर्फ एग्जिस्ट करता है। तो इन केस लेट्स सपोज अगर ऐसा हो भी जाता है, तो आया ये होगा कि मतलब पॉसिबल है कि रियल स्टेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कॉरपोरेशन के ज़मरे में आ जाए? और मुझे दुबई का पता नहीं है, होना तो यही चाहिए था कि रियल स्टेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो भी तो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। जब इनकॉर्पोरेट होती है तो फिर तो कॉर्पोरेट टैक्स लगना यानी लॉजिकली पॉसिबल है। बहरेन में, आप सबके लिए, बहरेन में अभी तक वैल्यू एडेड टैक्स है, और बहरेन की भी एक बड़ी अच्छी मार्केट होगी आने वाले वक्तों में। 15% वैल्यू एडेड टैक्स मौजूद है। कॉर्पोरेट टैक्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस होने जा रहा है इन बहरेन। अच्छा, इनका क्वेश्चन इन्होंने तो बहुत डिटेल में बात की। मैं एक ऐसे लेवल पे एक क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूं जो आप सबसे रेलिवेंट और सबकी समझ में आए। अगर कोई बंदा पर्सनल कैपेसिटी में कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता है, पर्सनल कैपेसिटी में मतलब ये है, ये तो मैंने आगे लिखा हुआ है ना, विदाउट ट्रेड लाइसेंस। इसका मतलब ये है, किसी बंदे ने एक घर ले लिया या 2 घर ले लिया, विला ले लिया, ये रेंट पे दे दिया या उसने उठा के बेच दिया। अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी बिल्डिंग बनानी है, उसमें 150 घर होंगे या 150 फ्लैट होंगे, यहाँ पे तो बाकायदा उसने ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, बाकायदा उसकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वाला बंदा बिजनेस कर रहा है। इतनी फ्रिक्वेंटली अगर कोई चीज बंदा कोई भी करेगा,
कि उसने पूरे पूरे 50 बिल्डिंग ली हुई हैं, उसके 150 फ्लैट हैं, तो इसका मतलब है उसका बिजनेस है। लेकिन अगर वन ऑफ इवेंट है तो उसको बिजनेस में से एक्सप्लिसिटली निकाल दिया गया। ठीक है, सैलरी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और पर्सनल इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस में नहीं आती। प्लीज अभी सब्र करें, क्लास में नहीं, ये सिर्फ क्लास लास्ट वाला लेक्चर नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे भी जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें इधर भी एक मसला आया। अगर कोई क्लास में से जा रहा है अभी तो प्लीज मेरी रिकॉर्डिंग लाजमी लेनी है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अब मसला ये आया कि भाई बहुत सारी चीजें हैं उनको एक्जेक्टली नहीं निकाला गया बाय। मिसाल के तौर पे एक बंदा गाड़ी रखता है, गाड़ियों का बड़ा शौकीन है, उसने एक गाड़ी ली 2 लाख दरम की, 3 लाख दरम की बेच दी। क्या ये जो तीनों चीजें हैं आपके सामने मौजूद हैं, तीन एक्टिविटी विच आर नॉट बिजनेस, मुझे ये बताएं कि क्या गाड़ियों की खरीदो फरोख्त इसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि वो बिजनेस नहीं है? फिर वो तो बिजनेस होगा ना, जब हम एक चीज बाय सेल एंड बाय कर रहे हैं तो उसमें से हम अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उसमें तो सेल्स टैक्स लगेगा। अच्छा देखें हुआ क्या था। सब तो वो हुआ हो रहा ये है था, ये दो बिजनेस तवज्जो से सुनिएगा प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन। कर रहा हूँ तो वो बिजनेस होगा। अदरवाइज अगर वो जैसे सम टाइम के लिए कर रहा है तो फिर वो बिजनेस नहीं होगा। प्रॉब्लम ये आया था कि इन्होंने जो यूएई का दावा था कि हमारे यहाँ कारपोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है, उस दावे को प्रोटेक्ट करने के लिए इन तीन चीजों को बिजनेस की डेफिनेशन से निकाल दिया गया था। लेकिन मसला अभी जूं का तू था। रीजन ये है कि एक बंदा अपने घर का सामान बेचता है, अब वो ना सैलरी है, ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, ना पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। वो बेचारा जो कारपोरेट घर का सामान बेचा और पता चला भाई कारपोरेट टैक्स अप्लाई हो गया, क्योंकि भाई साहब ने बिजनेस किया है। ना वो सैलरी थी, ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थी, ना पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी। तो इस काम के लिए उन्होंने एक टर्नओवर भी बना दिया कि पहली चीज, ये तीन चीजें बिजनेस में नहीं आती। जो चीजें बिजनेस में आती हैं, बिजनेस की डेफिनेशन में आती हैं, उनसे भी जो टोटल सेल्स हों वो 1 मिलियन दरम, 10 लाख दरम को हिट करें, तब हम कहेंगे उस बंदे पे कारपोरेट टैक्स अप्लाई होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों को निकाल के बाकी जो बिजनेस है उधर से आपने 12 महीने के अंदर, एक साल के अंदर 10 लाख दरम से ज्यादा की सेल की हैं, तब आपने बिजनेस किया है। ठीक है, वरना आपने बिजनेस नहीं किया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, सामने एक एग्जांपल है, एक बंदा बिजनेस 10 लाख दरम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी हेलो। पूछिए। जी 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 बोलें। सर, जैसे मैं कुछ पीडीएफ पढ़ रहा था यूई की वेबसाइट से, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कॉर्पोरेट टैक्स जो अप्लाई होगा वो होगा, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉफिट की 3,75,000 दिरहम है। और यहाँ पर उन्होंने टर्नओवर रखा है कि 1 मिलियन होनी चाहिए। अच्छा, इस पे भी हम आते हैं, जरा सब्र कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि भाई कारपोरेट टैक्स ला लगता किस पे है। कारपोरेट टैक्स की बात नहीं की, कारपोरेट टैक्स ला किस पे अप्लाई होता है। वन पहले मुझे ये मिलियन बताएं पे जी एक्सीड सर। करेंगे तो अप्लाई होगा लो। फॉर नेचुरल पर्सन, कंपनी के लिए नहीं है, मैंने आपको बताया था ना। सर मैं इफ आई आपको मे बता रहा था। अच्छा, आपको जुडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन का डिफरेंस पता है? जी सर, जुरिडिकल पर्सन ये जो हमारी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस या कॉमन लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जो फिक्शन पे बेस है। यानी जब हम आम एक बंदे को देखते हैं, उसकी राइट्स होती है, ड्यूटीज होती है, ऑब्लिगेशन होती है, वो कुछ कर सकता है, वो कुछ खरीद सकता है, वो किसी के उसने कुछ देना होता है या किसी से कुछ लेना होता है। तो ऑन द सेम बेसिस जब हम कोई कंपनी बनाते हैं तो कंपनी और जी इंडिविजुअल को जब सेपरेट कर लेते हैं हम, यानी जब उनकी लाइबिलिटी जी। सेपरेट हो जाती है, ऑब्लिगेशन सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको जुडिशियल पर्सन कहा जाता है। और ये कोई पार्टिसिपेंट ऐसे है जैसे नेचुरल पर्सन और जुडिकल पर्सन का फर्क ना पता हो?
नो सर। ओके, ये मेरा जो लास्ट लेक्चर है ये दोबारा सुन के आइएगा, ठीक है। अच्छा, अब जुरिडिकल पर्सन, कंपनी हर हाल में बिजनेस कर रही है। कंपनी चाहे रियल एस्टेट कर रही हो, चाहे उतने पैसे बैंक में रखे हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट आ रहा हो, कंपनी तो करती बिजनेस है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये कंपनी की पर्सनल इनकम है, ठीक है। नेचुरल पर्सन के लिए ये सिर्फ रूल बनाए गए हैं। ये तो 3 चीज़ें हैं कि सैलरी बिजनेस में नहीं आती, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं आती, पर्सनल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं आती, ये नेचुरल पर्सन के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, एक भाई साहब नेचुरल पर्सन है, 20 लाख dirham वो कमाते हैं एम्प्लॉयमेंट से। इसके बाद उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इधर से कमाते हैं 5 लाख। साथ वो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, इधर से कमाते हैं 2 लाख। सेल ऑफ कार, गाड़ियां बेचते हैं, उधर से 2 लाख कमाते हैं। प्लस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से 1 लाख कमाते हैं। क्या इस पे कारपोरेट टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? कारपोरेट टैक्स ला नहीं अप्लाई सर, होगा या लगना नहीं? नहीं चाहिए, नहीं होगा जी, सर। पहले ये बताएं इसकी कितनी बिजनेस से नहीं कितनी इनकम आ रही है? नहीं होगा सर। बिजनेस से कितनी इनकम आ रही है? सेवन लाख। केला सर नहीं, 2 अगर मिलियन ही आ रही है इसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर तो देखा सर जाए। अगर देखा जाए तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करें क्या पर एम्प्लॉयमेंट लॉ के बिजनेस में आती है या नहीं आती? 1 मिलियन आ रही है, 1 मिलियन आ रही है रिटर्न बिजनेस। ऑन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बिजनेस में आती है या नहीं आती? नहीं आएगी सर, ये पर्सनल नहीं इन्वेस्टमेंट आती। है। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस में आती है? जी आती है, बिल्कुल आती है सर। आती है। क्या ऑनलाइन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज वो बिजनेस पे ये भी बैठ आती के है। ऑनलाइन काम करता है, ठीक है, ये भी आती है। सेल ऑफ कार्स, गाड़ियां बेचता है, बिजनेस में आती है? सर फॉर द सेक ऑफ इजीनेस टू अंडरस्टैंड, अगर हम बिजनेस की डिफिनेशन इस डिक्री में देके जो लॉ नंबर 47 है ऑफ 2022 यूएई की, उसमें क्रक्स ऑफ द बिजनेस डिफिनेशन बयान की गई है कि एनी एक्टिविटी कंडक्टेड रेगुलरली ऑन ऑनगोइंग बेसिस एंड अलाउद्दीन, इंडिपेंडेंट बेसिस। अलाउद्दीन, अब उसमें यस सर, यस सर, मुझे पहले आज करने दें, पहले जो हम आ रहे हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। वो जो बात इन्होंने सर की कि फेडरल डिक्री लॉ 47 क्या है, कैबिनेट डिसीजन क्या है, कैबिनेट डिसीजन 49 है ये, ठीक है, जो मैं आपको भी पढ़ा अब रहा हूँ। इसमें सर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे अलाउद्दीन, अर्ज करना चाहूंगा सर। प्लीज उसमें बोलिए। कॉर्पोरेट टैक्स की जब डिफिनीशन की गई है, वो कह रहा है कि द टैक्स इम्पोज्ड बाय दिस डिक्री लॉ ऑन जुडिशियल पर्सन एंड बिजनेस इनकम। अब इन दो चीजों में ये डेफिनेटली सेपरेट होंगी, तभी तो सेपरेट इनको स्टेट किया गया। बिजनेस इनकम में और जुडिशियल पर्सन में क्या फर्क इधर आ रहा है? अलाउद्दीन, मैं सबसे पहले बताऊं, यूएई में मैं अभी आप सब लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि साथ लेके चल रहा हूं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहा हूं। जिसने टैक्स देखा हुआ है यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स, जिसने नहीं देखा हुआ, सबको एक चीज समझ आ रही है, सब बराबर के लेवल पे। यूएई में फेडरल डिक्री लॉ 47 कॉर्पोरेट टैक्स है। अभी आपको नहीं पता फेडरल डिक्री लॉ क्या चीज़ है। अभी ऐसे ही आप लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, एक बुक क्या आपने खोली पढ़ ली तो चीज़ें क्लियर हो गई, नहीं, यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई में फेडरल डिक्री लॉ 47 क्या चीज़ है, फेडरल डिक्री होता क्या है, मैं आगे यहाँ का लीगल स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे लॉ स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। फेडरल डिक्री क्या है, कैबिनेट डिसीजन क्या है, मिनिस्टेरियल डिसीजन क्या है, ये वाली चीजें जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आप बेहतर तौर पे समझ सकेंगे, ठीक है। अभी आप, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को अपनी पहली 2-3 क्लासेस में मना कि जब तक मैं आपको तमाम चीजें पढ़ा ना लूं, आपने कॉर्पोरेट टैक्स के जो मेन हाथ नहीं लगाना। जब मैं आपको कहूंगा तब आपने पढ़ना शुरू करना, ठीक है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस पे रहें, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? कितना हो गया मुझे ये बताएं, इसमें इस बंदे की नेचुरल पर्सन की बिजनेस इनकम कितनी बनी? 1 मिलियन। अच्छा, 1 मिलियन है तो इस बंदे पे कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है नहीं होता? बिजनेस से आने वाली इनकम 1 मिलियन से ज्यादा है? 0 है सर। इस पे कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है क्योंकि इसकी आने वाली इनकम 10 लाख dirham से ज्यादा है, 10 लाख dirham को टच कर रही है। अगर गाड़ियों की सेल परचेज से ये भाई 1 लाख dirham कमा रहे होते, अब इस पे कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता?
नहीं सर, नहीं होता। नहीं होता क्योंकि 9 लाख ग्राम है। डेफिनेटली सर अप्लाई होता क्योंकि वो लार्ज स्केल पे करता। नहीं, मैंने सर आपको अगर बताया रेगुलर बेसिस पे लार्ज स्केल पे की जाए तो नहीं फिर तो ये इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा गाड़ियों का भी। सर, इनकॉर्पोरेशन एक अलग चीज़ है, इनकॉर्पोरेशन अलग है। नेचुरल पर्सन, मेरी लास्ट क्लास अगर आपने ली हो, नेचुरल पर्सन बाज़ औक़ात पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा होता है। एक होता है कंपनी, तवज्जो से सुनिएगा, एक होता है आपने कंपनी बनाई हुई है, कंपनी बिजनेस कर रही है। एक है आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रही हैं, एज अ नेचुरल पर्सन बिजनेस कर रहे हैं। जब भी आप एज अ सोल प्रोप्राइटर, एज अ नेचुरल पर्सन बिजनेस करते हैं, ट्रेड लाइसेंस लेने का मतलब ये नहीं है आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई हुई है, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिंपल से कॉन्सेप्ट लेके अभी तक चलें, ठीक है। सर यहाँ पे अभी बहरेन में सोल प्रोप्राइटर भी कॉर्पोरेशन के ज़मरे में फाल किया जाता है। अलाउद्दीन, यूएई में जो सोल प्रोप्राइटर है उसे कंपनी के ज़मरे में नहीं डाला जाता। यहाँ पे अगर आपके ट्रेड लाइसेंस के ऊपर सोल एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है ना, तो उसे कंपनी नहीं समझा जाता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी हैं, मेरा प्लीज़ लास्ट लेक्चर लीजिएगा, ठीक है। मेरा लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ें बड़ी तफसील से बताई हैं। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, सोल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, यूई में सोल एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचुरल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं हम अभी तक, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे जाएंगे। 900,000 आपकी टोटल इन नेचुरल पर्सन, बीइंग अ नेचुरल पर्सन, आप 9 लाख दरम कमा रहे हैं बिजनेस से, क्या आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है? नहीं लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए? अच्छा, ये वाली चीज आप समझ गए हैं कि नेशनल पर्सन पे कब कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है, कब नहीं होता। बस थोड़ी सी चीजें आप और देखते हैं। जुरिडिकल पर्सन आप समझ गए, जब एक जुरिडिकल पर्सन, जब एक कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो, तो वो टैक्स रेजिडेंट कहलाता है। नेचुरल पर्सन जब यूएई में बिजनेस कर रहा है और उससे 10 लाख दिरहम से ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज से 10 लाख दिरहम से ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो उसे टैक्स रेजिडेंट तस्वर किया जाता है। टैक्स रेजिडेंट में किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, 5 मिनट हम इधर ब्रेक करते हैं। एग्जैक्ट 5 मिनट, 7:23 हुए हैं मेरे पास, तो 7:30 आपके पास 8:23 होंगे, तो 8:30 पे हम जरा दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम टैक्स नॉन रेजिडेंट को पढ़ेंगे, टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, ठीक है। ये कितने जस्ट घंटे की क्लास होगी आज? 7 मिनट जी। आज कितने घंटे की क्लास होगी? देखें, नॉर्मली तो 1.5 घंटे की होती है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक सवाल था सर, ये कल जी आपने जी। सर टैक्स ट्रेड लाइसेंस का बताया था, ट्रेड लाइसेंस दिखाया था आपने सर। जैसे अगर आपकी फर्म है, आपकी फर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ऑडिट की भी कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की भी करती है, और एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो क्या सर ट्रेड लाइसेंस हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग बनता है या एक ही होगा आपके बिजनेस के नेम पे? कभी कभार कंबाइन किया जा सकता है, बल्कि आप कह लें कि कई कंडीशन में आप डिफरेंट एक्टिविटीज को एक ट्रेड लाइसेंस में कंबाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हम कंपनी कंडीशन इनकॉर्पोरेशन वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज कंबाइन हो सकती हैं। राइट सर ये हमारे मॉड्यूल में कंपनी के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट उसके बारे में, लीगल स्फेयर बिल्कुल के बारे में। अलाउद्दीन, एग्जैक्टली। इंशाल्लाह ताला। बहरेन में तो सब पूरी लैंड में कोई मेन लैंड फ्री जोन की क्लासिफिकेशन नहीं है। यूएई में मेन लैंड और फ्री जोन की क्लासिफिकेशन है। मेन लैंड और फ्री जोन का क्या फ़र्क है, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन
कैसे होती है, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। सर आपकी स्लाइड में जो 900,000 बन रहा था वो बिजनेसेस से, ऑनलाइन मार्केटिंग और सिक्योरिटी और सेल ऑफ कार से, तो उसके ऊपर इसका मतलब है कोई टैक्स नहीं होगा क्योंकि नहीं, उस पर 900,000 है। कॉर्पोरेट टैक्स लॉ अप्लाई ही नहीं होगा, कॉर्पोरेट टैक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। जो एक तरह से प्रोटेक्ट किया गया इंडिविजुअल को, कि ऐसे ना हो कि कोई बंदे ने अपनी एक गाड़ी बेची है, एक लग्जरी कार थी उसकी बड़ी टेस्ला, उसने वो बेची है और उस पर कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई हो गया है, वो कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। उस तमाम चीज़ से बचाने के लिए इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ को तो बिजनेस की डेफिनेशन से निकाल दिया, और जो बिजनेस की डेफिनेशन में रही भी उन पे भी उन्होंने एक थ्रेश होल्ड लगा दिया कि 10 लाख दिरहम से ऊपर है तो कॉर्पोरेट टैक्स होगा। अच्छा, ये सर इसमें ये उसको क्योंकि गोल्ड से भी आ रहा था, उससे भी आ रहा था, यानी उनको ऐड नहीं करेंगे, उनको अलग ही अलग कैटेगरीज में ही देखेंगे। नहीं, वो ऐड बिजनेस अप है ही नहीं, वो पर्सनल इनकम है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वरना तो ऐसा है कि आपने 9 लाख दिरहम सेवी से कमाए, 1 लाख दिरहम आपने घर में कोई सामान उठा के बेचा तो आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लग गया। थैंक यू। सर, अगर आप सिर्फ ये इंश्योर करा दे कि जो आपके प्रीवियस लेक्चर है और इंक्लूडिंग दिस लेक्चर, ये अगर अवेलेबल कराया जाए किसी पोर्टल के थ्रू या किसी मीन के थ्रू दूसरे तरीके से। जी जी, करवाया जाएगा अलाउद्दीन। बस सर आप उनसे काइंडली बात कर ले, क्योंकि मैंने उनको आज मैसेजेस भी किए थे कि मुझे कल के लेक्चर का वो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। इंशाल्लाह श्योर किया जाएगा। ठीक है, अभी 2 मिनट के बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। Xiaomi 22033QAG जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है कोई। सर इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल था, ये दोनों जो जुडिशियल और अपना नेचुरल पर्सन है, दोनों को तो सर रजिस्ट्रेशन तो दोनों को करवानी पड़ेगी ना अपनी कंपनी, चाहे वो एज ए सोल प्रोप्राइटर नहीं, रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है इसको हम देखेंगे करवाए आगे। या पार्टनरशिप में नहीं, अभी करवाए। अभी ये वाला क्वेश्चन हमने पूछना है, लेकिन मैं आपको टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन पढ़ा के फिर हम बात करेंगे इस पे। ठीक है ठीक है, अभी टैक्स रेजिडेंट पर्सन क्या है ये आप समझ गए हैं। टैक्स रेजिडेंट पर्सन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, जस्ट 2 मिनट्स। इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है Xiaomi 22, इनको मैंने कहा अनम्यूट करें अगर कुछ पूछना है। ओके, 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है, आप सब राब्ते में है ना मुझसे। यस सर। जी सर। आगे चलें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ओके, मैंने आपको जुमला बोला था, जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पर यूएई में टैक्स देना होगा। टैक्स रेजिडेंट क्या होता है ये आप समझ गए हैं। ऐसी कंपनी जो जुडिकल पर्सन के केस में आप समझ गए, ऐसी कंपनी जो यूएई में इनकॉर्पोरेट हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो। मिसाल, मेरी कंपनी पाकिस्तान में है, फैसले मैं यूएई में बैठ के करता हूं, वो कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट होगी। कंपनी यूएई में है, यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट होगी।
या एक नेचुरल पर्सन, बीइंग अ नेचुरल पर्सन, मैं यूएई में बिजनेस करता हूं और उधर से एक साल में 10 लाख दिरहम से ज्यादा कमाता हूं, मैं यूएई का टैक्स रेजिडेंट हूं। टैक्स रेजिडेंट में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट। टैक्स नॉन रेजिडेंट पे आ जाते हैं। अच्छा, टैक्स रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अगर मैं आपसे पूछूं टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, क्या कहेंगे आप? सर यूजुअल आंसर तो ये होगा कि जो टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट के ज़मरे में आएगा। बिल्कुल, ये नेचुरल आप लोगों का होगा रिस्पांस कि टैक्स रेजिडेंट आपने बता दिया है, तो जो टैक्स रेजिडेंट नहीं है वो टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बताता हूँ। हम टैक्स नॉन रेजिडेंट को पढ़ने लगे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप में से एक भाई साहब बहरीन में रहते हैं, उन्होंने बहरीन में कंपनी रजिस्टर करवाई। बहरीन में रहते हुए वो बहरीन ही में बिजनेस करते हैं, ताल्लुक उनका पाकिस्तान से है। बहरीन में रहते हुए वो बहरीन ही में बिजनेस करते हैं या यूरोप में कोई सामान वगैरह बेचते हैं। ना कभी वो यूएई आए, ना उनकी कंपनी ने कभी यूएई में बिजनेस किया। क्या यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स को पढ़ते हुए हमें ऐसे शख्स को डिस्कस करने की ज़रूरत है जो जिसका यूएई से कोई ताल्लुक ही ना हो? कोई पाकिस्तान में कंपनी बिजनेस करती है, पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल रहा है, पाकिस्तान से अमेरिका सामान चला जाता है, यूएई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या टैक्स लॉ पढ़ते हुए हमें कोई ज़रूरत है हम ऐसे बंदे को डिस्कस करें, ऐसी नो कंपनी को सर, डिस्कस करें? नहीं। नो। तो फिर हम किसे डिस्कस करेंगे? टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो पॉइंट नंबर 1 टैक्स रेजिडेंट ना हो, पॉइंट नंबर 1 टैक्स रेजिडेंट ना हो, पॉइंट नंबर 2 टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद वो किसी ना किसी तरह यूएई के टैक्स से रेलिवेंट हो। यानी जैसे हिंदुस्तान में एक नहीं दो कौमें आबाद थी, यूएई के टैक्स एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट टैक्स एनवायरनमेंट में दो नहीं बल्कि 3 कौमें हैं। एक टैक्स रेजिडेंट पर्सन, एक टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन और तीसरा आउट ऑफ स्कोप, तीसरे का जिक्र ही कोई नहीं। तो टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन किसी ऐसे शख्स या कंपनी को कहा जाएगा जो यूएई का, पॉइंट नंबर 1 यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना हो, पॉइंट नंबर 2 यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई से कोई ना कोई तल्लुक हो, ऐसा तल्लुक हो कि उसे यूएई में टैक्स देना पड़ रहा हो। पहली चीज तो आप समझ गए, वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना हो। सेकंड चीज, उसका कोई ना कोई यूएई के टैक्स से तल्लुक हो। इसको हम जरा देखते हैं, ये तल्लुक कौन सी बुनियादों पे हो सकता है। ये 3 बुनियादों पे हो सकता है। हाँ जी, 3 ऐसी वजूहात हैं जिन पे एक नेचुरल पर्सन या जुडिकल पर्सन टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई के टैक्स से उसका तल्लुक बन सकता है। 3 रीजन है। पहली, उसकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट यूएई में हो। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होती क्या है, पढ़ेंगे हम। वो स्टेट सोर्स इनकम डिराइव करता हो या नेक्सस, यूएई में कोई नेक्सस हो। यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद कोई शख्स 3 वजूहात की बिना पे यूएई के टैक्स से मुंसलिक हो सकता है। या तो उसकी कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हो यूएई में, या उसकी स्टेट सोर्स इनकम हो, या उसका नेक्सस हो। हम इन तीनों वजूहात को भी देखते हैं। सबसे पहले सबसे आसान वाले को देखते हैं, सबसे आसान, नेक्सस। नेक्सस क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्सस कैसे कहा जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। स्पेलिंग क्या है नेक्सस के? किसके? यूएस। आपको स्क्रीन शो हो रही है? NEXUS। यस सर, स्क्रीन आ रही है। नेक्सस ऊपर स्पेलिंग आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं बोलूंगा तो इंशाल्लाह आएगी। नेक्स्ट आप समझ गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एक मैं इधर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने लगा हूँ, प्लीज लाइन पे रहिएगा। 48 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ये आपको मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले भी जिक्र किया, यूएई में टैक्स लॉ बनता कैसे है, टैक्स लॉ की कौन कौन सी बुक्स हैं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं ना कि कहाँ से पढ़ें, जैसे पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, यूएई का टैक्स लॉ कौन सा है। यूएई में टैक्स का अगर मैं तस्करा करूँ तो वो कई जगहों पे स्कैटर्ड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन वगैरह भी करना चाहता है, कोई टाइप भी करना चाहता है, पहले ये मेरी बात सुन ले, ठीक है। अब ये जो नेक्सस है, नेक्सस से क्या मुराद है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि आप कहते हैं नहीं यार, मैं सोर्स से जाके, जैसे पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है या सेल टैक्स एक्ट 1990 है, मैं जाके लॉ खोलता हूँ, लॉ से पढ़ लूंगा, कॉर्पोरेट टैक्स लॉ से पढ़ लूंगा जी क्या मुराद है नेक्सस से। आप जाएंगे, लॉ ओपन करते हैं, आप कहते हैं मैं खुद पढ़ता हूँ इस दफ़ा, ठीक है। आपने फेडरल डिक्री लॉ 47 लिख के सर्च किया, करें आप सब लोग गूगल करें फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47। ओपन किया फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47। यस 2022 का है सर। जी जी, फेडरल डिक्री लॉ 47, ये तभी जिस साल में आया था ना। अब हुआ ये, आपने कहा जी चलो मैं तो खुद पढ़ता हूँ ज़रा, आपने सर्च किया जी, आपको बताया किसी ने कि कॉर्पोरेट टैक्स लॉ फेडरल डिक्री लॉ 47 जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है। आप चले गए जी लॉ पे, फेडरल डिक्री लॉ 47, आपने कहा चलो जी हम पहुंच गए, हमें तो ज़रूरत नहीं थी टीचर की इस दफ़ा, ठीक है। हमें तो इस दफ़ा मेन सोर्स से जाके हम ज़रा पढ़ते हैं। आप चले गए फेडरल डिक्री लॉ 47 पे, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी, इधर नेक्सस कवर्ड कहीं लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये ज़रा पढ़ें। A non-resident person, a person who is not considered a resident person under casual classes of this article, and the either has a permanent Has a in the permanent state establishment as in that state as under Article under 14 आप देख Article लीजिएगा, 14. ड्राइव स्टेट सोर्स इनकम, ठीक है। हाँ, लास्ट पॉइंट पढ़ें, लास्ट पॉइंट क्या है। अच्छा सर, Has if a, I'm allowed to if I'm allowed to जी interrupt सर, जी जी, पाकिस्तान में ये होता है क्योंकि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो है कॉमन लॉ सिस्टम। उसमें ये होता है कि आप फिर जजमेंट्स में जाते हैं बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कमेंट्री पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा केस लॉस पढ़ते हैं आप। तो उसमें तो ये असिस्टेंस आपको मिल जाती है कि आप बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स में जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ लेते हैं, तो उसमें कमेंट्री में आपको एक ही चीज की डिफिनेशन जो हायर जुडिशरी ने की होती है वो आपको आ जाती है। अब यूएई में क्योंकि कॉमन लॉ बेस सिस्टम नहीं है, रोमन लॉ बेस सिस्टम है। इधर ये होते हैं कि इंस्टीट्यूट रेगुलेशन जो बन जाती है डिक्रीज के नीचे, फिर इदारे बनाए जाते हैं जो चीजों को मजीद डिफाइन करते हैं, मजीद रेगुलेट करते हैं, मजीद उनके कवायद और जवाबित बनाते हैं। तो उसको भी डेफिनेटली इसके साथ नेक्स करके पढ़ना पड़ेगा, जो तमाम कवायद और जवाबित कटेट पड़ी होती है। अलाउद्दीन, आपको एक बेनिफिट ये हासिल है बाकी पार्टिसिपेंट्स पे कि आपने बहरीन में ऑलरेडी का उसको देखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ताकि सबको साथ लेके चलूँ, मैं यही वाली बात बता रहा था। इधर आप मुझे बताएं कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड नजर आ रहा है आपको। नो सर। नहीं, कैसे पता चलेगा, आपने पूरा फेडरल डिक्री लॉ पढ़ लिया, आपको कोई समझ नहीं आई। आगे चलते हैं।
आपने खोला एक कैबिनेट डिसीजन नंबर 35, ठीक है। इसमें आप चाहते हैं, आपको पता चला है नेक्सट को डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। नेक्सट से आपको बताया हुआ है इट मीन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी उसकी डिटेल डेफिनेशन भी है। आपको पॉइंट ये है कि यहाँ पे यूएई में अगर आपने लॉ पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि आपने एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उठाया, आपके सामने सारी कंडीशन क्लियर हो गई। यूएई में आपने अगर लॉ पढ़ना है तो ये लॉ आपको एक जगह पे नहीं मिलेगा। देखिए होगा क्या, आपने सबसे पहले क्या उठाया, प्लीज ये वाला पॉइंट बहुत एहतियात से सुनिएगा, नहीं समझ आता मुझसे पूछिएगा। फेडरल डिक्री लॉ 47, फेडरल डिक्री आपने सबसे पहले उठाई। फेडरल डिक्री क्या होती है? फेडरल डिक्री इशू कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, यूएई के प्रेसिडेंट। सर इफ आई एम अलाउड टू इंटरप्ट, मुझे लग रहा है कि आप उसी तरफ जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू करें इसी साइड पे। थोड़ा सा हमें बताया कि हम किस ऑर्डर से जो है इन रूल्स को इकट्ठा करें जो स्कैटर्ड पड़े हुए हैं, और डिक्री लॉ जो है जिस तरह। देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ऐसे भी हैं जिनको ये प्रेसिडेंट स्ट्रक्चर भी नहीं पता, तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं बताऊंगा, वापस हमने अभी टेक्स्ट नॉन रेजिडेंट ही पढ़ा है, ये ओके सर, एज यू विश सर, तो मैंने एज कहा यू मैं विश सर। स्टूडेंट्स को बता दूं, ठीक है। फेडरल डिक्री लॉ सबसे पहले कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? अबू धाबी के बादशाह। फेडरल डिक्री लॉ कौन इशू करता है? 47। ये फेडरल डिक्री लॉ 47 अभी आप सबने देखा था कि उसमें सिर्फ नेक्सस का वर्ड था, नेक्सस को डिफाइन नहीं किया हुआ फेडरल डिक्री लॉ में। डेफिनेटली जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बारीक बीनियों में चले जाएं, ये बारीक चीजें नीचे डेलीगेट की जाती हैं। तो फेडरल डिक्री लॉ प्रेसिडेंट ने सिर्फ एक फेडरल डिक्री लॉ 47 बनाया। फेडरल डिक्री के नीचे एक कैबिनेट डिसीजन होता है। कैबिनेट डिसीजन कौन जारी करती है? फेडरल कैबिनेट। फेडरल कैबिनेट, कैबिनेट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर प्लस 2 मिनिस्टर। पॉइंट समझ रहे हैं? अब हुआ ये, फेडरल डिक्री लॉ में क्या लिखा हुआ था कि नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या है? हमें कैबिनेट डिसीजन पढ़ना पड़ा। अच्छा, कई जगहों पे ऐसे होगा कि कैबिनेट डिसीजन में भी मजीद चीजें नहीं होंगी, इसके नीचे मिनिस्टेरियल डिसीजन, इसके नीचे मिनिस्टेरियल डिसीजन होगा, ये रेलिवेंट मिनिस्ट्री जारी करेगी। यूएई के केस में रेलिवेंट मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कॉर्पोरेट टैक्स लॉ के केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेलिवेंट मिनिस्ट्री है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर किसी ने ट्रैफिक के कवानीन बनाने हैं तो जो प्रेसिडेंट इशू करेंगे वो मे भी सिर्फ ट्रैफिक के जनरल कानून बना दें। उसके आगे जो कैबिनेट होगी वो आपको बताएगी आपने लाल बत्ती पे रुकना है, सबज बत्ती पे चलना है, रोड के राइट तरफ चलना है। उसके आगे मिनिस्ट्रियल डिसीजन आएगा, वो आपको बताएगा आप लाल बत्ती पे ना रुके तो आपको इतना फाइन होगा, ठीक है। इट जस्ट लाइक ये एक एग्जांपल दिया आपको कि जो नीचे वाली बॉडीज हैं वो डिटेल्ड लॉज एंड रेगुलेशन बनाती है। इसके आगे एफटीए डिसीजन, जैसे पाकिस्तान में एफटीए है, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है, यूएई में फेडरल टैक्स अथॉरिटी मौजूद है। अब होता क्या है, जो मेरे पास स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं वो कहते हैं सर फेडरल डिक्री लॉ 47 में ये लिखा हुआ है, लाइक बिजनेस की डेफिनेशन की बात की उन्होंने, फेडरल डिक्री लॉ 47 में ये लिखा हुआ है। अब कैबिनेट डिसीजन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है वो एक सेपरेट चीज है। कैबिनेट डिसीजन नंबर 39 ही आई थिंक, मुझे रेफरेंस भूल गया लेकिन 59 है आई थिंक, नहीं। अच्छा, अब जो ये मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं ना, इनकम ऑफ नेचुरल पर्सन, किसी ने मुझसे अभी क्वेश्चन किया था फेडरल डिक्री लॉ में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है बिजनेस की,
ठीक है, मैं आपको जब पढ़ाता हूँ, ये तो मैं आपको चीज़ें बीच में से निकाल के पढ़ा रहा हूँ, ये एक चीज़ एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट में है। उसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट से पढ़ के इकट्ठा करके मैं आपको बताता हूँ। वरना आप फेडरल डिक्री लॉ 47 में पढ़ते हैं, आप नेक्सस पे पहुंचते हैं, अब आपको नहीं पता नेक्सस को कौन से कैबिनेट डिसीजन में डिफाइन किया गया। ठीक है, तो स्कैटर्ड लॉ होने की वजह से ज़रूरी है कि पहले आप वो पढ़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये ऑलरेडी इंटरकनेक्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट एक बीच में आ गया था, ये आप स्ट्रक्चर समझ गए। नेक्सस पे पहुंचे थे जब हम, तो मैंने आपको ज़रा फेडरल डिक्री लॉ, कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, एफटीए डिसीजन, इनका स्ट्रक्चर भी बता दिया। यहाँ तक नेक्सस समझ आ गया सबको? नेक्सस होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर एक क्वेश्चन है अगर आप अलाउ करें। जी जी। अच्छा, वो ऐसे है कि जिस तरह आपने बताया कि ये मुफ्त स्कैटर्ड लॉ है, अब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको लॉ का शायद इतना नहीं पता होगा, लेकिन आखिर मतलब अगर सिर्फ आप रेफरेंस के लिए जो लोग लॉ को समझते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि वो शायद अपने एंड पे जब उनको टाइम मिला वो पढ़ सकें। तो ये क्या कोई ये कंसोलिडेटेड है किसी एक जगह पे, या कि ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, आपको कनेक्शन खुद ही ढूंढने पड़ेंगे? या ऑब्वियसली आप अगर एक फेडरल लॉ पढ़ रहे हैं उसमें कनेक्शन लिखा हुआ है, जैसे अभी आपने नेक्सस का बताया तो वहां से कनेक्ट कर लिया, तो ये क्या चीज कहीं एक जगह पे कंपाइल हुई है किसी बुक की शक्ल में, किस मतलब इसके कंटेंट्स कहाँ से मिलेंगे? सर मैं भी इसी क्वेश्चन में जो है इत्तेफाक करूंगा कि अगर इसका जो है कोई वो मिल जाए। यूएई में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपको पता है नया है और अभी स्टिल इट्स इन डेवलपमेंट फेज। ठीक है, और किस हद तक डेवलपमेंट फेज में है आप देखें कि ये आपके पास सामने कौन सा कैबिनेट है, कैबिनेट डिसीजन है जिसमें नेक्सस को डिफाइन किया गया। कौन सा कैबिनेट डिसीजन है नेक्सस वाला? सर बहुत रिसेंट है, कैबिनेट डिसीजन नंबर 35 नजर आया सबको? जी 35। और ये आया है 27 मार्च 2025 को, इस साल। ठीक है, इसने किसे खत्म किया? कैबिनेट डिसीजन नंबर 56 ऑफ 2023 को। इससे पहले नेक्सस की डेफिनेशन कैबिनेट डिसीजन नंबर 56 में थी। तो यहाँ पे अभी तक तो कॉर्पोरेट टैक्स लॉ डेवलपमेंट फेज में है। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कि आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें चेंज किया जाता है बाई क्या कहते हैं फिस्कल, जो एक डॉक्यूमेंट जारी होता है बजट पे, क्या कहते हैं पाकिस्तान में उसे? फिस्कल क्या कहते हैं इसको, फिस्कल मेरे ख्याल में ईयर बजट होता है। फिस्कल ईयर होता है, एक डॉक्यूमेंट जारी होता है जब भी बजट आता है, जिसके थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फाइनेंस ऑर्डिनेंस, फाइनेंस ऑर्डिनेंस। ठीक है, बिल कहते हैं सर। अच्छा बिल लेकिन कहते अगर हैं मैं बात ऑर्डिनेंस। करूँ प्लीज, अच्छा तो मेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अब देखें कैबिनेट डिसीजन 39 आ गया, 53 खत्म हो गया। अब आप कहें कि एक जगह पे एक बुक हो, एक बुक नहीं है। आपने इनकी वेबसाइट पे जाके, इनके पोर्टल पे जाके अपने आप को अप टू डेट रखना है। कहीं नया कैबिनेट डिसीजन तो नहीं आया, पिछले वाला खत्म हो गया हो। इवन के मैंने एक ज़माने में एक बुक कंपाइल करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ ये कि वो एक कैबिनेट डिसीजन चेंज होता ना तो जाके मुझे रेलिवेंट पोर्शन बुक का चेंज करना पड़ता था। ठीक है, तो वो मैंने आधे पे आगे छोड़ दिया। मैंने कहा स्टूडेंट्स को चाहिए खुद जाके अप टू डेट रखें, वेबसाइट पे जाके खुद देखें कोई नया डिसीजन तो नहीं आया। सर इस मामले में सर मैं तो ये ख्वाहिश रखूंगा कि इस पर आप काम करें, क्योंकि पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है कि जब अप टू डेट लॉ यानी हम देख पॉसिबल, उसकी वजह ये है नया कैबिनेट डिसीजन, नया मिनिस्ट्रियल डिसीजन आता है, आप लोगों को बीइंग टैक्स एक्सपर्ट खुद इस पे काम करना चाहिए, खुद इसको पढ़ना चाहिए। ठीक सर, ठीक है, ठीक अब सर। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ हमेशा आप जाके सोर्स से पढ़ें। ठीक है, अच्छा ठीक सर। नेक्स्ट तक आप पॉइंट समझ गए, लेकिन सर ये कहाँ पर पता चलेगा कि चेंजेस आ रही हैं, ये किस साइट पे देखें? मैं आपको लेके जाऊंगा, लिंक वगैरह शेयर करूंगा सब इंशाल्लाह ताला। सुनिए, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि नेक्सस, मैंने आपको बताया था नेक्सस का मतलब है रियल एस्टेट यूएई में, लेकिन नेचुरल पर्सन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होगी,
अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होगी, क्या वो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल करेगी फॉर नेचुरल पर्सन? नहीं सर, नहीं करेगी। नहीं करेगी। अब एक बंदा जो यूएई में बिजनेस कर रहा है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो नेचुरल पर्सन के लिए रियल एस्टेट को बिजनेस नहीं माना जाता। नेचुरल पर्सन के लिए रियल एस्टेट को बिजनेस नहीं माना जाता, चाहे वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो यहाँ पे भी जो नेक्सस का वर्ड आया है, ये सिर्फ जुडिकल पर्सन के लिए है, नेचुरल पर्सन के लिए नहीं है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, सुनिएगा। कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, क्या होगी वो? कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, क्या होगी? रेजिडेंट। टैक्स रेजिडेंट। टैक्स रेजिडेंट। कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, क्या होगी? रेजिडेंट। टैक्स रेजिडेंट। नेचुरल पर्सन है, यूएई में बिजनेस करता है, 1 मिलियन dirham से ज्यादा कमाता है, क्या है यूएई का? टैक्स रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट नहीं बोलना, टैक्स रेजिडेंट। ठीक है, उसकी वजह में रेजिडेंट से और मुराद मतलब निकलता है। एक बंदा नेचुरल पर्सन है, यूएई में रियल एस्टेट में सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पास 2 ही फ्लैट हैं जिससे वो 1 मिलियन से ज्यादा कमाता है, क्या है वो? क्या टैक्स रेजिडेंट है? नहीं है, आउट ऑफ स्कोप, बिजनेस पे अप्लाई नहीं हो रहा, आउट ऑफ स्कोप। अच्छा, अब नेचुरल पर्सन के केस में मैंने बताया रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं आती। ठीक है, अच्छा, एक कंपनी है पाकिस्तान में, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, कंपनी है पाकिस्तान में, इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान में है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है, यानी वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट नहीं है। अच्छा, उसका यूएई से लेना देना भी कोई नहीं है। तीनों कंडीशन जो हमने पढ़ी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, नेक्सस, स्टेट सोर्स इनकम, नहीं है। क्या है वो? क्या वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है, टैक्स नॉन रेजिडेंट है, या आउट ऑफ स्कोप है? आउट ऑफ स्कोप है सर। आउट ऑफ स्कोप है। अच्छा, अब सवाल के आउट ऑफ स्कोप सवाल से ये, उस बंदे ने, उस कंपनी ने क्या किया, उसने यूएई में प्रॉपर्टी ले ली। उसे पता चला कि पाकिस्तान में जी जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े अमीर एलीट क्लास है, उसने दुबई में प्रॉपर्टी ली हुई है $6 अरब की। उसने सोचा यार मैं कंपनी जो है वो क्यों ना एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट ले ले यूएई में। हाँ जी, अब क्या बन गई वो? नेक्सस में आ गई। नेक्सस में आ गई, वो यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट बन गई। ये वाला पॉइंट समझ आया सबको? पाकिस्तान में कंपनी टैक्स नॉन रेजिडेंट बन गया क्योंकि उसका तल्लुक एस्टैब्लिश हो गया, आउट ऑफ स्कोप से निकल के टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में आ गई। अच्छा, आप सुनिएगा, एक बंदा था पाकिस्तान का बड़ा अमीर कबीर पॉलिटिशियन, पहले कंपनी की बात की ना, आप पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। उसने, और तो कोई काम धंधा नहीं करता, उसने यूएई में एक फ्लैट ले लिया, यूएई में फ्लैट ले लिया। अब बताएं, टैक्स नॉन रेजिडेंट बना या नहीं बना? नेक्सस बना या नहीं बना? स्क्रीन शो हो रही है तो देखिएगा। बन गया। बिल्कुल बन गया। नहीं बना, नहीं बना सर। आपने कहा था कि ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए सिर्फ है, नेचुरल पर्सन के लिए नहीं होगा ये। तो ले लिया ना। नहीं बना, नहीं बना। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस। बना या नहीं बना? प्रॉपर्टी ले ली है तो फिर वो हमेशा टैक्स रेजिडेंट के केस में भी, टैक्स नॉन रेजिडेंट के केस में भी, नेचुरल पर्सन के लिए सब बना है क्या? नेचुरल पर्सन के लिए बिल्डिंग को, फ्लैट को बिजनेस नहीं तस्वुर किया जाता। तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहते हुए नेचुरल पर्सन प्रॉपर्टी लाएगा, वो नेक्सस नहीं बनेगा। कंपनी प्रॉपर्टी लाएगी, वो नेक्सस बनेगी। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में काम करते हैं, आप यूएई में फ्लैट ले लेते हैं, दैट्स नॉट बिजनेस। बिजनेस नहीं है तो नेक्सस नहीं है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ?
अच्छा सर, अगर किसी का क्वेश्चन है नेक्सस को है और वो जी नेशनल आमिर। पर्सन भी है, अगर वो सर वो उसका कोई ताल्लुक भी है, कोई नेक्सस भी है और नेशनल पर्सन के तौर पर वो इन्वेस्टमेंट करता है रियल एस्टेट में, तो वो जो रियल एस्टेट की जो इनकम होती है वो उसके कॉर्पोरेट टैक्स में नहीं आएगी। नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन कोई पूछ रहे थे? सर मेरा एक पर्सनल इस पे क्वेश्चन है कि लाइक मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने यूएई में जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया या स्टेट का स्टेट का काम स्टार्ट किया, तो क्या वो जो है अभी वहाँ पे टैक्स फाइल कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अभी अपना जो है टैक्स पे किया है, जबकि वो रेजिडेंशियल उसके इसमें है 2 इयर्स के, तो वो टैक्स फाइल जैसे आप कह रहे हैं कि टैक्स रेजिडेंट का फाइल वर्ड आपने नहीं यूज करना, आपने टेस्ट रेजिडेंट की बात करनी है। क्या वो यूएई में अपने नाम से बिजनेस कर रहे हैं और क्या रेवेन्यू 1 मिलियन dirham से ज्यादा है? रेवेन्यू स्टार्ट रेजिडेंस नहीं से हुआ मुराद उनका। रेजिडेंसी नहीं है। हम जब कहते हैं ना, हम जब कहते हैं कि कोई बंदा यूएई का नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एमिरेट्स आईडी है नहीं है, वो उसके पास यूएई का वीज़ा है नहीं है। अगर वो यूएई में बिजनेस कर रहे हैं, 1 मिलियन dirham से ज़्यादा कमाते हैं, तो वो टैक्स नॉन रेजिडेंट हैं। और अगर कंपनी उनकी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है तो उन पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, वो टैक्स रेजिडेंट है, चाहे वो पाकिस्तान ही में रहें, चाहे उनका विजिट वीज़ा भी ना लगे। क्या हो गया, सब लोग भागने लगे हैं, स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है। सर अगर एक कंपनी है पाकिस्तान क्लास की बहुत और अब उसने ये हो गया। प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो जी, भी टैक्स के उसमें आ जाएगी, टैक्स रेजिडेंट। कंपनी ने यूएई में प्रॉपर्टी खरीदी है, बिल्कुल वो टैक्स नॉन रेजिडेंट कहलाएगी, टैक्स नॉन रेजिडेंसी में नहीं आएगी, टैक्स नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट समझ आ गया सबको। अब हम चलते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे और यूएई सॉफ्ट इनकम पे। लेकिन अभी क्लास के लिए जो तो टाइम था, क्लास कितनी लंबी हो गई है? इस क्लास को अभी चूँकि 7:58 हो गए हैं और डेफिनेटली स्टूडेंट्स आई थिंक अब लेफ्ट करने के मूड में हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। मुझे सब आप लोग अपना व्हाट्सएप वीडियो की रिकॉर्डिंग शेयर कर देगा ताकि रिवीजन में इजी हो जाए। कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, कुछ नहीं हुए, तो वो वीक में जो कवर अप हो जाए। ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये मेरा ताल्लुक नहीं है, ये मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है, उससे बोलिएगा एडमिनिस्ट्रेशन से। हाँ, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए होती है इन जॉब सर्चिंग किसी भी काम से, और प्लस मैं एक दफ़ा आप लोगों का नंबर सेव कर लेता हूँ। उसकी वजह से जो मुझे एक होता है कि लेटर ऑन मुझे कोई मैसेज करता है तो मुझे पता होता है किसका मैसेज आया है। तो एक दफ़ा अपना नाम और ये बता दें कि आप कौन से बैच में आप में ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे राब्ते में रहें। ठीक है, नंबर मैंने आपको दे दिया है, +97150980351। ठीक है। अच्छा सर, ये इसमें हमने जब रजिस्टर किया तो रजिस्टर के बाद एक स्क्रीन आ जाती है जब आप लॉग इन करते हैं कि आप टैक्स रेजिडेंट हैं, या 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि आपकी कंपनी है या जो टैक्स कंसल्टेंसी है, तो उसमें अभी उसको स्किप कर दिया जाए इनिशियली। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में हमारी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है ना, तब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सैटरडे को हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करेंगे। समझ आ रही है क्लास की? सर सेम टाइमिंग्स होंगी? हाँ, सेम टाइमिंग। सर ये जो आपके पास स्लाइड्स है सर, इसको शेयर कर सकते हैं आप इसमें आर्काइव में? अगर जो भी स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं उनसे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाते हैं। हाँ जी, आज की क्लास कैसी रही आप लोगों की? सर बेहतरीन सर। अच्छा, सबसे सबसे अच्छा पॉइंट था वो नेक्सस का था, वो बड़ा डिटेल से हमने डिस्कस किया। नहीं, हमने नेक्सस के पॉइंट को डिटेल से इतना डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ उसके थ्रू जो आपको मैंने उस पॉइंट को यूज़ करते हुए लॉ को दिखाया है कि नेक्सस। अब मैं वैसे अगर फेडरल डिक्री लॉ कैबिनेट डिसीजन में आपको जोर दिखाने की कोशिश करूं वो मैं नहीं दिखा सकता,
नेक्सस के थ्रू ये वाला पॉइंट नजर आता है। ठीक है सर, क्वेश्चन था सर, इसमें आपने कोई रीसेंट पब्लिकेशंस देखी है जो दुबई में मतलब कोई काम करता हो यूएई में इस पे कि इस पे पब्लिकेशंस करता हो कॉर्पोरेट में या टैक्सेशन में? देखिए बहुत सारे लोग पब्लिकेशन करते हैं, खुद मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन बेहतर होता है आप लोगों के लिए मैं बताऊं कि आप सोर्स ला से पढ़ें। मेरे लिए तो एक अलग टॉपिक है ना, कि मेरे लिए तो वो एक मार्केटिंग है। ठीक है, मैं उसमें पब्लिश करता हूँ पोस्ट अपनी कंपनी के मार्केटिंग के लिए, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन अगर आपने खुद कंसल्टेंट हैं, आप लोग खुद प्रोफेशनल हैं, आप लोगों को सोर्स से पढ़ना आना चाहिए ला से, बजाय इसके कि आप किसी कंसल्टेंट की पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं। सर कोई ऐसा सेंट्रल इनका साइट है जिसमें अपडेट्स ये जारी करते होंगे डिजिटल? हाँ हाँ, उस पर हम आएंगे, वो इंशाल्लाह ताला सोर्सेज कहाँ से आपने लाभ पढ़ना है, कैसे अपने नॉलेज को अपटूडेट रखना है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन, आप मुझसे राब्ते में हैं व्हाट्सएप पे? सर मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर लेता हूँ अभी सर। ठीक है, आप सब लोग एक दफ़ा कर लें, अपना नाम एक दफ़ा मेरे राब्ते में आ जाएं ताकि मैं नंबर सेव ठीक कर सर, लूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे आपसे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।